नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूकेजीएस स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंदों की कर नीति। चंद शासकों के द्वारा जितने भी कर लगाए गए थे, ठीक है, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि उनकी कर लगाने की नीति कैसी थी और किस प्रकार के उन्होंने करों को अपने राज शासन काल में प्रयोग में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। चंद शासकों की कर नीति, ठीक है। कौटिल्य ने जिन सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का उल्लेख किया है, उनमें से एक अंग कोष भी है। कोष मतलब जो आपका बजट है, उसका जो कौटिल्य ने किया है। सप्तांग अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी ना उसने, कौटिल्य ने। उसने जिन सप्तांग कहा गया है, सप्तांग सिद्धांत दिया था राज्य के लिए, उनमें एक कोष भी है। मतलब एक राज्य में जो है कोष भी होना जरूरी होता है। अतः स्पष्ट है कि कोई भी राज्य बिना कोष के नहीं चल सकता है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर भारतीय राजाओं ने सदा से अपने पास एक भरपूर कोष रखने का नियम बनाया। कोष की संपूर्ण कोष की संपूर्ति के लिए एक उपज का 6वां भाग किसानों से कर ठहराया तथा राज्य की भूमि से होने वाली तमाम वस्तुओं, जंगल, खान, जल, खर, शराब आदि पर भी करों का निर्धारण किया। किंतु राजकोष को भरने के लिए भारत में भूमि एवं उसकी उपज ही सदा से एकमात्र प्रमुख साधन मानी जाती रही। इस सिद्धांत का परिपालन कर चंद राजाओं ने भी प्रजा पर तरह तरह के कर लगाकर अपना राजकोष भरा था। इसके अतिरिक्त विजित प्रदेश से लूट के माल और संधि के फलस्वरूप प्राप्त धन से भी राजकोष की पूर्ति की जाती थी। इस तरह से इनने अपनी व्यवस्था बनाई। चंदू के समय जमीन का वास्तविक स्वामित्व राजा में निहित था। चंद शासकों के समय जो जमीन थी उसका जो वास्तविक स्वामित्व मतलब वो किसके अधिकार में थी? राजा के अधिकार में थी। प्रजा उसका खायकर प्रजा उसकी खायकर थी और तब तक राज्य की भूमि पर अपनी आजीविका चला सकते थे जब तक राजा उसे चाहे। मतलब जो एक्चुअल में उसका जो स्वामित्व होता था वो राजा के हाथों में होता था। ठीक है, मतलब उसका मालिक जो होता था राजा होता था, और जो उस जमीन पर कार्य कर रहा है, उस जमीन पे अन्न उपजा रहा है, उसे कहते थे खाइकर। ठीक है, और खाइकर तब तक कार्य करता था, अपना जीवन वहां बिताता था जब तक जो है राजा उसे चाहे कि ये यहाँ पे काम करे। राजा रौत गोट अथवा विष्णुप्रीत में जिसे जमीन देता था वह थातवन कहलाता था। रौत गोट या विष्णुप्रीत में जिसे जमीन देता था वह थातवान कहलाता था। मतलब जो भूमि वो दान देता था वो उसे थातवान कहते थे। थात का तात्पर्य है जमीन से, ठीक है, और खाईकर खाई हुई जमीन पर कर देने वाले। वह सिरतान, ये दोनों शब्द चंदू के समय के ही हैं। ठीक है, खाईकर हो गया, थातवान हो गया और सिरतान हो गया। ये चंद राजाओं के समय में ही जो थे ऐसे प्रचलित थे। ये जमीन पे ही, मतलब जमीन पे जो लोग कार्य करते थे उनको इस तरह से बुलाया जाता था। जो थातवान होते थे मतलब उनको जमीन जमीन जो दी जाती थी, जो भेंट दी जाती थी, मतलब या गोट में दी जाती थी या रौत में दी जाती थी, उसके मालिक को थातवान कहते थे। खायकर वो होते थे जो जमीन में काम करके कर देते थे राजा को, वो खायकर होते थे। और जो सिरतान होते थे, ये सिरतान, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। खायकर अनाज तथा नकदी दोनों देता था। ठीक है, अब तीन जो अभी शब्द यूज किए जाते हैं इसमें जो मैंने बताए थे, थातवान हो गया, खायकर हो गया और सिरतान हो गया। और जो अब खायकर है खायकर जो है वो अनाज तथा नकदी दोनों देता था। सिरतान उस आसामी का नाम था जो नकद टैक्स या कर देता था। खायकर जो है वो अनाज भी देगा और नकदी, मतलब नकदी कर भी देगा। लेकिन सिरतान जो होता था वो केवल टैक्स या कर जो होता था उसे ही देता था, मतलब अनाज नहीं देगा, वो केवल टैक्स देगा। थातवान उसे जब चाहे हटा सकता था। ये थातवान के हाथ में थी कि सिरतान को जब चाहे हटा दे। उसके अलावा पहाड़ों में कैनी भी होते थे जो एक तरह के भूदास कहे जा सकते थे। ये घटिया किस्म के खस होते थे। राजा जब कोई भी जमीन किसी व्यक्ति को उसकी बहादुरी के लिए रौंत पुरस्कार में देता था तो उस जमीन पर पहले से रह रहे किसानों को निकाला नहीं जाता था, वरन उन्हें नए थातवान के अधीन कर उनका कैनी बनना उनका कैनी बनना पड़ता था। कैनी वो लोग होते थे ना जो जमीन पर जो अनाज उगाते थे, उनको
राजा के दरबार तक पहुंचाने में, मतलब भंडार, जो भंडार गृह होता था, भंडार गृह तक पहुंचाने के लिए जिन व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता था उन्हें बोलते थे कैनी। ठीक है। अब कैनी क्या होता था, जिन जमीन पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो ये अनाज को भंडार गृह तक पहुंचा रहे हैं, अगर उस जमीन को राजा किसी व्यक्ति को रौंद के रूप में दे देता है, मतलब बहादुरी पुरस्कार के रूप में देता है, तो वो लोगों को हटाते नहीं थे जो वहां पर काम कर रहे हैं उस खेतों में। तो वो थातवान के ही हो जाते, थातवान के अधीन, फिर वो थातवान के अधीन काम करते थे। नया थातवान उनके अ- नया थातवान उनसे अपनी जमीन में काम कराता तथा थातवान की जमीन का उपभोग करने के बदले थातवान उससे तरह तरह के काम लेता था। चंद राजाओं के समय में 36 किस्म के राजकर होते थे, जिन्हें छत्तीसी कहते थे। ठीक है। छत्तीसी कहा जाता था। 36, ये याद रखना कि चंद राजाओं के समय में कितने कर थे? 36 कर थे। इन्हें थातवान, परगनाधिकारी, सिरदार या सिकदार के मार्फत राजकोष में जमा किया जाता था। मतलब ये लोगों को ही अधिकार था कि लोगों से जो है कर वसूल करने का, परंतु उपज का छठवां भाग ही कर के रूप में लिया जाता था, जिसे गल्ला छाहड़ा कहते थे। छठा भाग लिया जाता था कर के रूप में। जितना भी अनाज होगा उसका छठा भाग जो है राजा के पास पहुंचाने का कार्य होता था, वो कर के रूप में वसूला जाता था, उसे गल्ला छाहड़ा कहते थे। यह एक यह कर अनाज एवं नकद दोनों के रूप में लिया जाता था। जगतचंद के ब्रह्म ताम्रपत्र, ठीक है, ताम्रपत्र, ब्रह्म ताम्रपत्र किसे संबंधित है? जगतचंद के ब्रह्म ताम्रपत्र में भूमि का नकद कर निर्धारण करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि संबंधित भूमि प्राप्तकर्ता 6 बीसी जमीन के 30 पैसे कर के रूप में लिए गए थे। इस हिसाब से 1 बीसा जमीन कर मात्र 5 पैसे की थी, मतलब 1 बीसी जो जमीन होती थी उस पर 5 पैसे का कर लिया जाता था। यहाँ पर बीसा शब्द 20 नाली के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि कल्याणचंद के लखनऊ संग्रहालय ताम्रपत्र में नाली शब्द का प्रयोग मिलता है, जो लगभग 2 किलो अनाज के बराबर मापी गई है। 2 किलो के बराबर होती है एक नाली। ठीक है। और जो 1 बीसी कहा गया है वो कम से कम, बीसी जो शब्द कही गई है वो 20 नाली के बराबर मानी गई है। नाली 2 प्रकार की होती थी। कतरियों में यह बड़ी थी और शोर में उससे ठीक आधी। जबकि जबकि बैटिंग ने 1872 में कचरियों की नाली को ही पैमाना मानकर भूमि का बंदोबस्त किया था। ठीक है। 1872 में जो भूमि बंदोबस्त किया था किसने? किड ने। तो उसने क्या किया, जो कचरियों की नाली थी उसी को ही भूमि बंदोबस्त में प्रयोग किया था। भूमि की माप नाली, जूला, बीसा, अधाली, पालो, मसा आदि से होती थी। 20 नाली जमीन लगभग 1 एकड़ क्षेत्र के बराबर होती थी। ऐसे ही एक मसा 2 किलो से कम माप को होता था। जूला 10 कुंटल के बराबर होता था। अधाली लगभग 15 किलो होती थी। भूमि कर के अलावा निम्नलिखित कर भी प्रजा से लिए जाते थे। ठीक है। जूला जूला जो कर होता था ये नदी के पुलों पर लगता था। ठीक है। इसे सांगा भी कहते थे। नदियों के पुलों पर लगने वाला जो कर था उसे कहते थे जूला कर। ठीक है। सिरती जो होती थी वो नकद कर है। यह माल भागर और यह माल भावर व भूटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। इसी से सिरतान शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। सिरती जो होती थी ये नकद कर होता था, मतलब इसमें नकद दिया जाता था, ना कि जो अनाज था वो दिया जाता था। इसी से जो है सिरतान शब्द का जो है उत्पत्ति हुई होगी इससे। बैकर अनाज के रूप में लिया जाता था ये भी, और इसे रछिया भी कहा जाता था, और सावन के महीने में रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के रूप में वसूला जाता था। राखी ही जो है वो जनेऊ, रक्षाबंधन या जनेऊ के अवसर पर वसूला जाता था। कूद कर जो होता था नकद के बदले दिया गया अनाज होता था। कूद के बदले दिया गया अनाज जो होता, सॉरी, नकद के बदले दिया गया अनाज जो होता था वो कूद होता था। भेंट जो होती थी राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट। मांगा कर युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर मांगा कर। ठीक है। मांगा कर जो होता था वो युद्ध के समय लिया जाता था। साहू जो हो गया, इसे
साउली भी कहा जाता था। यह लेखक को देय कर था, लेखक को देय कर था साउली। ग्रंथगली, ग्रंथगली यह भी लेखक को देय था। इसका उल्लेख मुनाकोट ताम्रपत्र में है। ग्रंथगली का जो उल्लेख है वो मुनाकोट ताम्रपत्र में है। खैनी कपिलनी, ये जो है कुली बिगार है। कटक, सेना के लिए लिया गया कर। कटक, कटकुन वाला था ना, कटक सेना के लिए लिया गया कर होता था कटक। शुक, राजा सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर, शुक कर होता था। कमीनचारी, कमीनचारी या स्यानचारी, किसानों से लगान वसूल करने वालों व सयानों को देय कर था ये। सिकदार नेगी, परगना अधिकारी को देय कर था। सिकदार नेगी लक्ष्मण चंद के मुनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए 2 रुपया ठहराया गया है। यह कर पूरे गांव में लिया जाता था। गरखा नेगी, एक तो सिकदार नेगी, गरखा नेगी, गरखा अधिकारी को दिया था। इसका उल्लेख मुनाकोट ताम्रपत्र में है। ठीक है, मुनाकोट व लक्ष्मणचंद के ताम्रपत्र में है, इसका भी उल्लेख है। कनक, मुनाकोट ताम्रपत्र में इसका भी उल्लेख है। यह सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था, उसे कनक कहते थे। हिलियानी अधूल, इसका उल्लेख सिंगाली ताम्रपत्र में है। बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था। हिलियानी अधूल सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था। हिलियानी अधूल। डाला जो होता था, डाला कर, वो गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर होता था, उसे कहते थे डाला। मिझारी, कामगारों से लिया जाने वाला कर। मिझारी कर जो होता था वो कामगारों से लिया जाने वाला कर था। इसके बाद में गोरखों ने भी इसे लिया था। तान या टांड, यह कर सूती व एवं ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था। सूती या ऊनी वस्त्र के बुनकरों से तान या डांट, तान या टांड कर लिया जाता था। घी बेचने वालों से लिया जाता था घी कर। मौकर होता था हर परिवार पर लगा हुआ कर, मतलब परिवार पर भी कर लगता था। जितने परिवार होंगे उन पे एक परिवार पर कर लगता था, उसे कहते थे मौकर। भात कर, बड़े बड़े उत्सवों पर भात की दावत देने के लिए भात कर लगता था। गाय चराई कर, इसे त्रय भावर में गाय चराने वालों से लिया जाता था गाय चराई कर। भैंस कर, ट्रेल ट्रेल के अनुसार प्रत्येक भैंस पर 4 आना सालाना की दर से लिया जा सकता था। ये भैंस कर, गाय चराई कर भी था, भैंस कर भी था। ये कर सब जो है चंद राजवंशों ने लिए थे। व्यापार कर, यह बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, बुनकरों से लिया जाता था व्यापार कर। नमक कस्तूरी पर भी लगाया जाता था। खानों पर कर, आगरी सोना तांबा निकालने वालों से लिया जाता था ये। ठीक है, खानों से कर, जो खानों का कर होता था। जंगलात कर, जंगलों का उपयोग करने वालों से लिया जाता था। न्यौली कर, न्यौली न्याय पाने वालों के लिए, न्याय पाने वालों से लिया जाता था न्यौली कर। जगरिया, जागर लगाने वाले पुजारियों ब्राह्मणों से लिया जाता था। रौला रौला देवल्या, राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए के नाम पर लिया जाता था। बलि या भोजन के लिए बकरे भी लिए जाते थे। भाग, यह कर घराटों पर लिया जाता, भाग कर। उपरोक्त करों के अलावा चंद राजाओं के ताम्रपत्रों में निम्नलिखित करों का भी उल्लेख मिला है। पहरी या पौरी, राजधानी व प्रमुख गांव की रखवाली करने वालों को देकर था। पहरी या पौरी कर, बखरिया राजा के रईस के लिए देकर मुनाकोट ताम्रपत्र में बखरिया को 2 रुपया देने का उल्लेख है। यह प्रत्येक गांव में लिया जाता था। घोड़ियालो, राजा के घोड़ों के लिए देकर था। कुकुरियालो, राजा के कुत्तों के लिए देकर था। अब ये जानवरों पर भी लगते थे कर, कुत्तों पे, घोड़ों पर कुकुरियालो कर, क्या कर था पता नहीं। बाजदार, महाजन को देकर था। बजनिया, राजा के नर्तकों व नर्तिकाओं के लिए लिया जाता था। यह नगाड़े व दुंदुभी बजाने वालों के लिए भी होता था। चौबदार, यह कर राजा के अभिव्यक्ति वस्तुओं तथा तलवार, ढाल आदि को ढोने वालों के लिए लिया जाता था। चौबदार कर।
ठीक है। इसके अतिरिक्त महर, ओड, नैलिया तथा तपनिया नामक कर भी लिए जाते थे। राजा को जमीन संकल्प रौंत या विष्णुप्रीत गूंठ में देता था। संबंधित उ- उससे संबंधित ताम्रपत्र तथा पाटोपत्र में जमीन के स्वामित्व व उसमें पहले से रह रहे लोगों की संपत्ति आदि का उल्लेख कर देता था। नाट नठाली की जमीन प्रायः राजा की होती थी। इसे औताली भी कहा जाता था। नाट नठाली मतलब जिनका कोई मतलब आगे नहीं होता था, मतलब जो जैसे कि परिवार का कोई अपना हिस्सेदारी होती थी, मतलब जिस व्यक्ति के कोई संतान नहीं होती थी जमीन के लिए, जो जमीन पर अधिकार कर सके, वो नठाली भूमि कहलाती थी, वो राजा की हो जाती थी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समाज एवं संस्कृति, चंद्र शासकों की समाज एवं संस्कृति किस प्रकार की थी। तो यही आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।